कर दिया स्टार्ट। Hamza, first of all, ji, let me know volume and visibility. Am I audible to you people? Can you hear me? जी, dear students, on Zoom application, so visible and audible. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Uh, Once again, I should say welcome to the students who are added in the fifth batch. Thank you very much जी for joining us. आपको जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे मैसेज कर रहे थे सर व्हाट अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. So dear students, only one class of batch 5 is conducted. So and that class is available on the YouTube channel. So you may visit my YouTube channel to take that class. And the second class, Alhamdulillah, is going to start shortly. So once again, thank you जी. अच्छा, तो हमने जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम स्टार्ट कर चुके हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस किया था. जो आपका सिलेबस है वो सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है. हाँ, सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है. सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट वो 65 जी तक जाता है. 65 जी तक जाता है. तो जो मेरे पास बुक है, जब मैं सेक्शन 9 की तरफ जाना चाहता हूँ तो मुझे बताती है कि एक दो चीज़ें डिस्कस करते जाओ. वो डिस्कस क्या है कि एक मोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे एक पेपर में पूछ लिया जाए कि एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल का तो पता है ना जी. एक आदमी जो होता है या एओपी अगर ये सैलरीड पर्सन नहीं है, आगे आप जाके पढ़ेंगे सैलरीड पर्सन किसे कहा जाता है और नॉन सैलरीड कौन है. ऐसा बंदा जो कि इनकम कमा रहा है सैलरी से उसे कहा जाएगा सैलरीड पर्सन. और जो बंदा सैलरी से इनकम नहीं कमा रहा, अदर देन सैलरी से कमा रहा, उसे कहा जाएगा नॉन सैलरीड पर्सन. तो नॉन सैलरीड पर्सन का पेपर में अगर आ जाता है कि ये बताएं कि वो कितनी कमाई करे तो वो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा. पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इंडिविजुअल है और एओपी है, ये नॉन सैलरीड पर्सन है. आगे जाकर मैं बताऊंगा कि सैलरीड पर्सन किसको कहा जाएगा. सही. तो यहाँ पे सिर्फ आप ये अज्यूम कर लो कि आपको पता है सैलरीड पर्सन किसे कहा जाएगा. तो अगर नॉन सैलरीड पर्सन है और नॉन सैलरीड पर्सन ये वाला इंडिविजुअल या एओपी है, तो रेट ऑफ टैक्स के मुताबिक इनकी कितनी कमाई जो है, अगर इतना कमा लें तो इन पे 0 टैक्स है जी. आप तो बेटा हाँ 2 लाख. नाम क्या है आपका? सूफिया. तो बेटा सूफिया, ये 2 लाख इसको करेक्ट कर लो. 4 लाख. ठीक है. जी सर. तो अप टू 4 लाख, 4 लाख तक अगर सूफिया कमाई है ना, ये कारोबार कर रहा है या ये और एक और बंदा साथ मिलकर ये बना लेते हैं और फिर कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार करके अगर ये इतनी कमाई कर लेते हैं तो टैक्स इज 0. अब जिस तरह भी ये पेपर में पूछे आपने इसको सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देना है. सर 2 लाख की वो रेंट इनकम का होगा बेटा. once upon a time when 200,000 meaning thereby 2 lakh rental income was exempt, but according to new legislation, according to Finance Act 2021, इसको भी चेंज करके 300,000 3 लाख कर दिया गया है.
ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, घर को आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है और आप 3 लाख रुपया कमाते हैं, तो डैड 3 लाख रेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देयर विल बी नो टैक्स ऑन दैट 300,000 और 3 लाख। यहाँ एक और एमसीक्यूज मैं आपको बताता जाऊं कि अब आ जाए सैलरीड पर्सन। अभी सैलरी का सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि किससे कहा जाएगा कि दिस इज अ सैलरीड पर्सन, कि ये वो बंदा है जिसकी कमाई को कहा जाएगा सैलरी वाली कमाई है। उस पे जो रेट ऑफ टैक्स है, जो शेड्यूल लगेगा, वो सैलरी वाला लगेगा। पेपर में पूछ ले कि कितनी सैलरी अगर आप एक साल में कमा रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितनी सैलरी आप जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, उसकी अमाउंट कितनी है। तो मैं अगेन सूफिया से पूछ लेता हूँ जी, आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? नहीं सर, चलो बिल्कुल बताएं नहीं। फिर। आपने पूछा कि जो सैलरीड पर्सन है उसकी कितनी मैक्सिमम सैलरी होगी, तो वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। कितनी मैक्सिमम होगी? जिस तरह की 4 लाख तक कमा लेना साल के अंदर तो कोई टैक्स नहीं देगा। एक सैलरी वाला कितना कमा ले कि उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ईयर ज्यादा। में कितना हो, एनुअली कितना हो? हाँ, एनुअली चलो मैं ये कह देता हूँ कि अगर वो 4 लाख कमा ले, सर 2,50,000। 2 लाख कमा ले, कोई जरूरत नहीं टैक्स देने की। 6 लाख कमा ले, कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख कमा ले, कोई टैक्स नहीं होगा। पेपर में आ गया, बताओ आंसर कौन सा है? तो आंसर है 6 लाख। ठीक है, आप तो 6 लाख, इसे कहते हैं BTL, बिलो टैक्सेबल लिमिट। इसको कहते हैं, प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, यह सैलरी इसकी तो BTL सैलरी है, बिलो टैक्सेबल लिमिट, कि इस पे टैक्स लग ही नहीं सकता। इनकी तो सैलरी 50,000 हर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 लाख बनता है। 6 लाख से ऊपर होगी तो टैक्स लगेगा, 6 लाख से नीचे होगी तो टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, और चलो जी, तो ये चीजें कहाँ से मिलती हैं हमें? कौन सा शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो रेट ऑफ टैक्स के बारे में बता रहा है? शेड्यूल 1। बस ये याद रख लीजिएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सारे शेड्यूल याद करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है तो वो कर सकता है। लेकिन हमें हमारी दफा सेल टैक्स के शेड्यूल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे और इनकम टैक्स शेड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको याद कर लेना कि रेट ऑफ टैक्स को कौन सा शेड्यूल डील करता है इनकम टैक्स का। बाकी अगर आप में एबिलिटीज हैं तो याद जरूर कर लीजिएगा, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर रहने दीजिएगा। सर स्लैब्स के आपको भी याद करना जरूरी है? किसको? स्लैब्स और इनके ना स्लैब को कैसे बेटा, वो तो बड़ा ही मुश्किल काम है स्लैब्स को याद करना। यही याद करना जरूरी है कि कितनी BTL है। ठीक है, सही। फिर इससे जब एक्सीड करेगा तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 5% से, और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी जाती है? 35%। ये याद कर लेना चाहिए कि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी परसेंट पे जाती है टैक्सेशन की? तो 35%। सबसे कम BTL कितना है वो याद कर लिया तो इतना काफी है। अंदर वाले तो याद नहीं कर पाओगे, अगर कर सकता तो फिर कर ले लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वाइज डिसीजन है याद करने वाला। ठीक हो गया, कोशिश करना, वैसे अगर हो जाए तो बताना, क्योंकि ये याद करोगे तो 2 दिन शायद रिटेन कर लो, उसके बाद फिर नहीं हो, भूल जाओगे, क्योंकि इंसान है ना, लिमिटेशन है। अच्छा, आगे जाके ना मुझे याद रखना कि सर हमें ना सैलरी पर्सन की डेफिनेशन करवा दें कि कितनी वो कमाई करेगा तो कहा जाएगा। अभी क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। नहीं जी, वो आगे चलिए इनको रोक ले। अशरफ साहब लेट है आज आप? सर ट्रैफिक मैं सोच रहा था स्कर्दू चला गया बंदा। नहीं सर, नहीं जाएगा अच्छा चलो, हम ना बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे आपके आने से पहले। ठीक है, चलो तो अब ना मुझे आपको ये बताने दो और ये देखना है कि इस तरह की चीजें डिस्कस कर लेगा वो जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम सेक्शन 9 करते हैं और हमें बताएंगे जी सेक्शन 9 क्या है।
टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 9 deals with what? Taxable income. So please try to memorize the titles of section. Taxable Income. किस इनकम को कहा जाएगा? ये टैक्सेबल इनकम जी। Income from all sources. उसके बाद माइनस कर देंगे all deductible allowances, तो वो taxable income हो जाएगी। जी ओके ठीक है। अगर आपने गलत कहना तो कह नहीं दीजिए। गलत नहीं कहना, ऐसे में मेरे माइंड में और ध्यान से आ रहा है। हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स टैक्सेबल इनकम ऐसी इनकम जो टैक्स के लिए शुमार की जाएगी, इसको टैक्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली सेक्शन है 10, उसका सब सेक्शन 1 आई थिंक ये बताता है कि टैक्सेबल इनकम के हेड्स कौन कौन से। ठीक है 5 हेड्स हैं, 5 सर हैं जिनके अंदर तमाम कमाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं आप मुझे बताओ। अगर आप कमाई करना चाहें, आपको भी छोड़ते हैं, भी किसी और से पूछते हैं। आप वकील साहब बड़े दिनों बाद आए हैं, आप सब जल्दी से बताते जाएं कि कमाई करने के तरीके क्या क्या हैं, इनकम कमाने के तरीके क्या। सबसे पहली जी सैलरी। अगर आप किसी के पास सॉरी यार, अगर आप किसी के पास एम्प्लॉयमेंट पे चले जाते हैं, ठीक है, आप किसी के मुलाजिम बन जाते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। तो आप एक तरीका है सैलरी के थ्रू आप इनकम कमा सकते हैं। तो एक हेड हो गया, दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम। एक हो गया सैलरी की। और आप और क्या तरीके से कमाई कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप बिजनेस कारोबार करके आप पैसे कमा सकते हैं। जी वकील साहब और किस तरह आप कमाई कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप ओन करते हैं, जिसके ओनरशिप आपके पास है, तो आपने वो किराए पर दे दिया, लेट कर दिया उसे। ठीक है, तो उससे जो कमाई आएगी उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इसके अलावा और आप कैसे कमाई कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर कहते हैं जी अदर सोर्सेस। जी इसकी कोई मिसाल जी, जिस तरह हमने कहा जी मुलाजमत कर ली, सैलरी आ गई, कारोबार कर लिया, बिजनेस इनकम होगी, अपना घर दुकान ये चीजें किराए पर दे दी तो प्रॉपर्टी से इनकम आ गई। ये अदर सोर्स की एग्जांपल आने लगी है। जैसे कोई चीज मशीनरी या प्लांट हमने रेंट आउट किया, तो उससे जो हमें आएगा, या कोई चीज हमने लीज पे। हाँ आप बहुत बारीकी में चली गई, तो है तो ठीक ठीक है। फैक्ट्री वगैरह। हाँ हाँ जैसे यार आप हाँ हाँ जी जी चलो जिस तरह कर लेते हैं जो इन्होंने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री को इक्विपमेंट जो उसके अंदर मशीनरी लगी हुई है उसके साथ किराए पे दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली लाइक जाएगी। रॉयल्टी भी। हाँ जी रॉयल्टी थ्रू से रॉयल्टी। ठीक है, और क्या हो सकता है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एक नया अलग से पूरा हेड है, उसका पूरा एक सारा अलग है। ठीक है जी, तो चलो इतने पे इत्तेफाक कर लेते हैं और बाकी जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ लीज, लीज के थ्रू जी कहते हैं जी कि अगर आप लीज इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी। फिर ये अगर सर्विसेज है दी, लाइक एमिनिटीज हो गई, यूटिलिटीज हो गई। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी कि अगर आपने अमेनिटीज जो सहूलियात है, लाइक मैंने यहाँ पे कोयटा से आया जी मैं, और यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल लिया मैंने, तो हॉस्टल में उन्होंने कहा जी आप बिजली भी हम आपको देंगे,
बेड भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो अगर इस तरह करके मैं कमाई करता हूँ, एक तो कमरे का रेंट तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन साथ में जो अमेनिटीज दी हैं मैंने, ठीक है, तो इससे अगर मैं कमाई कर लेता हूँ, लाइक रेंट, मैं आपसे कहता हूँ 1500 रुपया आपसे मैं लूंगा बिजली का बिल, 2000 रुपया लूंगा इंटरनेट का, ठीक है, और मेरा खर्चा 3500 आपसे ले लिया, 3500 आपसे लिया मैंने, और ये बिजली और इंटरनेट देने का जो मालिक है हॉस्टल का, उसे खर्चा आ रहा है 1000 रुपया। तो यहाँ से वो कमाई कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ये उसकी कमाई कौन सी होगी? अदर सोर्सेज में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना काफी है, बाकी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको जाके डिस्कस कर लेंगे कि क्या है ये चीज, किस तरह है। ठीक हो गया। अच्छा, और एक आखिरी हेड रह गया, वो हेड भी हमें फर्क अब्बास बता देते हैं, कैपिटल गेन जी। तो देयर आर 5। अच्छा, आपने नजर रखनी है कि प्रॉब्लम आया तो आपने फौरन हाईलाइट कर देना, सही। तो ये है जी हेड, इनके अलावा कोई हेड नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सिंपली लॉजिक के साथ बंदा कमाई सैलरी से कर सकता है, बंदा बिजनेस से कर सकता है, बंदा प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा सकता है, बंदा कैपिटल गेन को तो हमने डिस्कस नहीं किया। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि लाइक मेरे पास प्लॉट है, प्लॉट मैंने दिया है जी, लेट्स सपोज के 10 लाख का। ये मैंने जितनी अमाउंट से आप खरीदते हैं चीज, उसको परचेज प्राइस कह लें। परचेज प्राइस मेरी जी 10 लाख की है, और प्रॉपर्टी यही प्लॉट मेरा 6 महीने बाद, साल के बाद ये निकल जाता है या सेल हो जाता है, कितने में जी? 25 लाख में। मुझे पैसे भी तो कमाने देना, तो 25 लाख मेरी सेल हो गया। तो मुझे जो यहाँ से मुनाफा आ रहा है, 25 का बेच दिया, 10 का खरीदा था, मुनाफा कितना आ गया? 15 लाख। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये कैपिटल गेन। लाइक मैंने किसी कंपनियां जो होती हैं, क्या कंपनी शेयर इशू करती हैं? जैसे जी कंपनी का नाम ले लो जी, हबीब बैंक लिमिटेड, ये क्या है? ये बैंकिंग कंपनी है। चराट सीमेंट, ये क्या है? कंपनी है। और इस तरह की मुख्तलिफ कंपनियां हैं। कंपनी अपना शेयर बेचती है, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हो रहा है? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स हो रही हैं। सेल एंड परचेज शेयर होती हैं। एक कंपनी का शेयर आज मैं खरीदता हूँ, मुझे एक कंपनी का शेयर मिल जाता है 250 का। मैं कहता हूँ जी 100 शेयर, अपना जो मेरा ब्रोकर है उसे कहता हूँ 100 शेयर मेरे भी हाथ पे खरीद लो, मेरा अकाउंट आपके पास ओपन है। रिजवान साहब, आप कहाँ पे हैं? किधर है आप? क्या बात हो रही है? ये कंपनी के बारे में क्या बात हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज क्या के कैसे बाय और सेल करते आप कोयटा में थे, जलमक्सी में थे? हैं। नहीं, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ऐसे ही है ना, आप कहीं घूम रहे थे वहां पे, चक्कर लगाने गए हुए थे। तो कोई नहीं, थोड़े अरसे बाद चले जाएंगे आप वहां पे। तो शेयर जो होता है वो बिक रहा है जी 250 का। मैं उसे कहता हूँ यार 100 रुपए के 100 शेयर खरीद दो मेरे लिए। तो ये कितना पैसा हो गया जी? मुझे कितना पे करना पड़ा? 25,000, 25,000 रुपया। अब क्या होता है, 10-15 दिन बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट में शेयर बिक रहा है इतने का एक। मैं कहता हूँ यार मेरा शेयर सेल कर। ठीक, अब मेरा शेयर कितने का सेल हो गया? 30,000 का। 25 का लिया, 25,000 का बेच दिया 30,000 का, मुझे 5,000 का गेन हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। बताओ इस गेन को कौन सा गेन कहा जाएगा? दिस इज एन एप्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेन। 5 तरह के हो गए जी, 5 तरह की समझ भी आ गई हमें। अब हम इस तरह करते हैं कि अब हम अपने सेक्शन पे आ जाते हैं। हमारा सेक्शन था
टैक्सेबल इनकम। सही, वो कहता है कि हर हेड से जितनी आप कमाई करोगे उन सबको इकट्ठा कर लो, उन सबको जमा कर लो, और जमा करके इसमें से कुछ चीज माइनस कर दो। और माइनस क्या करना है? डिडक्टेबल अलाउंसेस। माइनस क्या करना है? याद रखिएगा, क्या माइनस करना है? डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो ये 5 के 5 हेड, इनकी लाइक इसमें से जो कुछ भी आया यहाँ लिख दिया, इसमें जो आया यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, ये सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो भी सम हुआ उसमें से मैंने क्या किया? माइनस किया व्हाट? डिडक्टेबल अलाउंसेस। और जो रिजल्ट आया, जो रिजल्टेंट अमाउंट आई, उसको क्या कहा जाएगा? टैक्सेबल इनकम। लाइक मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ 1 2 3 4 5 तमाम हेड से इकट्ठा करके 10 लाख हो गया। हो गया जी। इसमें से मैं मोहतरम माइनस कर देता हूँ, मेरी डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो 20,000 है। ठीक है, तो मेरी फिर टैक्सेबल इनकम क्या होगी? 9,80,000। इज इट विजिबल इन द कैमरा? 20,000 आ रहा है। सो 9,80,000 या 980,000। ठीक हो गया। तो ये मेरी क्या है? टैक्सेबल इनकम है। अब मुझे बताओ, एक बंदे की कमाई है 10 लाख, सही, डिडक्टेबल अलाउंसेस हो जाते हैं 11 लाख। प्रेपोजिशन को सुनिएगा, आपके तमाम हेड्स की इनकम को इकट्ठा करके आपके पास आ रहे हैं 10 लाख। वेयर एज डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये अभी ये छोड़ दो कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, अभी सिर्फ समझ लो कि एक बला का नाम है, इसके बाद हम डिडक्टेबल अलाउंसेस को डिस्कस कर लेंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस हो जाते हैं 11 लाख। अब क्या होगा? टैक्सेबल इनकम माइनस 1 लाख हो जाएगी। जी सोफिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं। ये मैंने पांचों हेड को इकट्ठा किया, मेरे पास आ गया 10 लाख। डिडक्टेबल अलाउंसेस हो गए 11 लाख। हम कह रहे हैं कि सब हेड्स को इकट्ठा करके जो अमाउंट आएगी वो रिड्यूस कर दी जाएगी बाय व्हाट? बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस से मैंने रिड्यूस किया, तो ये तो बन गया 100,000 और 1 लाख इन नेगेटिव। तो बताओ आंसर ये आएगा। सर हम तो उतना ही डिडक्ट कर सकते हैं ना, जितने अलाउंसेस हमें गिवन है, जितने गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किए हैं, चाहे हमारे उतने एक्सपेंस उतने होते हैं या नहीं होते, लेकिन नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी इसमें वो अलाउंस अलग है, एक्सपेंसेस अलग है। तो यहाँ पे ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस आप क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम अप टू दिस लिमिट। आपके हेड्स की तमाम की इनकम जो है उसकी लिमिट तक। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 10 लाख कमाई है, डिडक्टेबल अलाउंसेस मुझे दे दो 11 लाख, ऐसा नहीं होगा। जो एडिशनल आप करोगे वो कुछ भी नहीं है, आपको अलाउ होगा यहाँ तक, जितनी सही, अमाउंट होगी उतनी मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, या इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। अब ये डिडक्टेबल अलाउंस जो है इसको ना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का तो कॉन्सेप्ट है ना कि लाइक आपकी ये है कमाई है फाइनेंस टैक्स ईयर 2020 की, आप कहते हो यार 1 लाख मेरा बच गया, ये एडजस्ट नहीं हो सका। जब टैक्स ईयर 2021 आएगा ना, उस वक्त मैं जो भी कमाऊंगा ना 1 लाख ये वाला अगले साल में एडजस्टमेंट ले लूंगा। तो कहता सॉरी, इस साल में जो होना था वो हो गया, अगले साल में इसका बेनिफिट जो आपने एक्सेस डिडक्टेबल अलाउंसेस पैदा किए हैं इसका फायदा अगले साल में नहीं होगा। इसको कैरीड बैकवर्ड भी नहीं कर सकते। आपके फॉरेन माइंड में है कि कैरीड बैकवर्ड कैसे होगा, वो तो लायबिलिटी खत्म हो गई थी। अब बताओ
कैरिड बैकवर्ड की क्या एग्जांपल होगी? सर एक्सप्लेन करने नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, आप बता दो। नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम। ये ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना कैरी बैकवर्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2019 की रिटर्न फरद अब्बास ने फाइल की। फरद अब्बास ने 2019 की रिटर्न फाइल की, मेरे तरह का इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, उसने ऑडिट कर लिया। सही, ऑडिट करके उसने कहा फरद अब्बास मैंने ऑडिट किया, ऑडिट करने की वजह से तुम्हारा 1 लाख रुपए टैक्स की लायबिलिटी बनती है, ठीक है, तो ये टैक्स की लायबिलिटी पे करो। फरद अब्बास भागा कहते हैं टैक्स ईयर 2020 को ओपन करो, इसमें मेरा ना कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस एडजस्ट नहीं हुए, तो प्लीज वो पिछले साल में एडजस्ट कर दें। तो कहेगा नहीं भाई ये कानून नहीं है, वो उस साल के लिए है, ठीक है, वो 2020 के लिए है, ना कैरिड फॉरवर्ड होगा ना बैकवर्ड, उसको एडजस्टमेंट मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, तो मेरा ख्याल है कि सेक्शन 9 आपको नहीं भूलेगा कि सेक्शन 9 क्या है। सेक्शन 9 जो है उसमें अगर आप पढ़ोगे ना बुक के अंदर, तो वो लिखा होगा जी कि सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में जो इनकम आएगी उसको रिड्यूस कर दो डिडक्टेबल लॉसेस के साथ, तो जवाब जो आएगा वो टैक्सेबल इनकम है। जो प्लेन लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन उसका मकसद जो है वो मैंने आपको बयान कर दिया कि मकसद कुछ ये है। अच्छा, ये अब मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस के बारे में भी मैं आपको बता के जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन 60 ओपन कर लो, सेक्शन 60 ओपन कर लें, वहां पे डिडक्टेबल अलाउंसेस का जिक्र किया गया है। 60, 60A, 60D, 60C, 60D, ये 5 जो बलाएं लिखी हुई है वहां पे, ये डिस्कस कर रही हैं इसको, ये बता रही हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस को, जिसमें 60 के ऊपर ज़कात होनी चाहिए, 60A के ऊपर वर्कर्स वेलफेयर फंड होना चाहिए, 60B के ऊपर जो है वर्कर पार्टिसिपेशन फंड होना चाहिए, 60C के ऊपर क्या है जी अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, और 60D जो है बच्चों की तालीम के खर्चे होने चाहिए। तो ये जो 5 हैं ये सारी की सारी मिसालें हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस की। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस के सेक्शन जरूर याद कीजिएगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस को कौन सा पार्ट डील करता है, डिडक्टेबल अलाउंसेस को कौन सा पार्ट डील करता है, किस चैप्टर का पार्ट डील करता है, ये आपने याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस को डील करता है, कौन सा सेक्शन ज़कात को डील करता है, कौन सा सेक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड को डील करता है WWF को, कौन सा सेक्शन वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड को डील करता है, कौन सा सेक्शन डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑन प्रॉफिट ऑन डेट को डील करता है, और कौन सा सेक्शन बच्चों की तालीमी अखराजात को डिडक्टेबल अलाउंसेस के हिसाब से डील करता है। तो ये जो आपके 5 सेक्शंस हैं बेसिकली 60 के अंदर ही हैं ये सारे, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इनको मैं समझा देता हूँ साथ ही आपको। तो ये अब इसके बारे में डिस्कशन होने लगी है जो मैंने माइनस किया था। डिडक्टेबल अलाउंसेस, सेक्शन 60 ज़कात। हमने 9 से सीधा जंप लगाया बहुत बड़ा और हम 60 पे आ गए, क्योंकि 9 के अंदर इसका बड़ा तगड़ा जिक्र था, ठीक है। तो ज़कात, अब आप अपने मोहल्ले में ज़कात दे देते हैं तो वो सेक्शन 60 के मुताबिक डिडक्टेबल अलाउंस के लिए सही नहीं होगी, फॉल नहीं करेगी। आप कहते हैं जी मेरी वो 5 हेड्स ऑफ इनकम से मेरी कमाई हो रही है 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख रुपया मैंने अपने मोहल्ले में
कुछ गरीब लोग हैं उनको ज़कात देती है। तो 10 में से प्लीज 2 लाख माइनस कर दो, ठीक है, तो पीछे बच जाएगा 8 लाख। तो 8 लाख के ऊपर जो भी रेट ऑफ टैक्स है शेड्यूल 1 के मुताबिक मुझसे टैक्स ले लो। तो अदारा कहेगा, डिपार्टमेंट एफपीआर कहेगा सॉरी, ये ज़कात उस तरह नहीं दी गई जिस तरह ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस 1980 ऑर्डिनेंस 1980 इसमें जिस तरह कहा गया है कि ज़कात दी जाए उस तरह ज़कात दी नहीं जा रही। तो इसलिए हम आपको ये डिसअलाउ कर रहे हैं। हम नहीं कहते, हम नहीं मानते ये डिडक्टेबल अलाउंस है। आपको 8 लाख पे टैक्स नहीं लिया जाएगा बल्कि 10 लाख पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। प्लीज 10 लाख पे टैक्स दें, ठीक है। अगर ज़कात जो है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस 1980 होगा, फिर ये कहेंगे ओके हमने कायदा लगाया था लेकिन आपने तो प्रूफ ला के दे दिए कि आपने तो किसी फलाही अदारे में थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दिया है और प्रूफ भी आपके पास है, तो हम आपको अलाउ कर देते हैं। तो फिर आप 8 लाख पे दे दें, ठीक है। तो ये है ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेक्शन 60, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ 68 में कहता है कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर एक इंडिविजुअल जो है, बेसिकली कंपनीज के लिए, अगर एक कंपनी जो है वो वर्कर्स वेलफेयर फंड जो कि रेलिवेंट लॉज जो है वर्कर वेलफेयर फंड के उसके मुताबिक वो कंट्रीब्यूशन कर देता है इनके फंड के अंदर, तो जितनी कंट्रीब्यूशन करेगा वो जितनी भी कमाई करेगा उसमें से उसको डिडक्टेबल अलाउंसेस के मुताबिक उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि माइनस कर लो और अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर लो। ये बात याद रखिएगा, पॉइंट बड़ा ही बारीक पॉइंट है, बड़ा नोटेबल पॉइंट है कि जो डिडक्टेबल अलाउंसेस है ना वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, वो पेपर में पूछ सकता है, डिडक्टेबल अलाउंस रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी डायरेक्टली, वो कह रहा होगा रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, बोथ नॉन ऑफ द अबव। बाय चांस डेफिनेटली अगर टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी, लेकिन बेहतर आंसर क्या है कि ये तो सीधा हिट हो रहे हैं टैक्सेबल इनकम को। अब मैं आपको टैक्स क्रेडिट का बता देता हूँ कि टैक्स क्रेडिट क्या करता है। टैक्स वर्ड पे गौर कीजिएगा, 61 से लेकर 65 तक जो सारे हैं वो टैक्स क्रेडिट को डील करेंगे। तो टैक्स क्रेडिट क्या करता है, टैक्स क्रेडिट करता है कि आपने 8 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, मिसाल के तौर पे टैक्स बन गया 2 लाख, आप कौमी खजाने में जमा करवाएं। टैक्स क्रेडिट भाग के आता है, वो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी बन चुकी है उसको रिड्यूस कर देता है किसी भी वजह से। लाइक आपने क्या किया हुआ है, आपने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी प्रोविजंस के मुताबिक जब हम पढ़ेंगे तो वो आपकी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर देता है। तो टैक्स क्रेडिट क्या करता है, टैक्स की लायबिलिटी को कम करता है। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या करता है, टैक्सेबल इनकम को कम करता है। ये लायबिलिटी क्यों काम करते हैं, ये डायरेक्ट लायबिलिटी को हिट कर रहा है टैक्स क्रेडिट। इतना टैक्स बन गया है, उसके बाद एक चीज आई उसने आपके टैक्स को कम कर दिया, उसका नाम क्या रखा गया, टैक्स क्रेडिट। स्टैब्लिश हो गया कि सूफिया की 2 लाख टैक्स देना है। आपने क्या किया, आप बड़ी सियानी है, आपने शेयर्स खरीद दिए, तो वो कहते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उसके पैरामीटर्स हैं, इसके हिसाब से 20% जो है ना जितना भी टैक्स बनेगा वो माफ कर दिया जाएगा। तो आपने कहा ये देखिए मैंने तो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी बनी है वो 20% कम कर दें।
उस्मान साहब का तरह का बंदा वो और समझदार है, वो साथ में उधर भी कर लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। ये फिर तो जब हम पढ़ेंगे ये भी मैं बताऊंगा, तो फिर वो लाइफ इंश्योरेंस लेने की वजह से आपको टैक्स क्रेडिट कुछ और मिल जाता है। तो टैक्स क्रेडिट और डिडक्टेबल अलाउंसेस में एक फ़र्क निकला कि डिडक्टेबल अलाउंसेस आपकी टैक्सेबल इनकम में काम कर रहे हैं और टैक्स क्रेडिट आपके कैलकुलेटेड टैक्स को रिड्यूस कर रहा है। जी सही, मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये बताना चाहूँ। अच्छा, तो 60B 60A मैंने बता दिया, वर्कर्स वेलफेयर फंड। कंपनियां वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर पैसा लगाएंगी, डाल देंगी, उसमें पैसा जो डिपॉजिट कर देंगी, वो जब अपनी इनकम को लिख रही होंगी उसमें से उतनी उनको क्या मिल जाएगी, डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। 18वीं अमेंडमेंट हो गई, तो उसके बाद 2010 में हुई थी। 18th amendment I think 2010 में was made in 2010 in year 2010 ओके। तो उसके बाद ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड वाला भी जो इख्तियार है वो सूबों के पास चला गया, तो सूबों ने इसके अपने कवानीन बना लिए। तो अकॉर्डिंग टू सूबा कानून जो भी प्रोविंस का लॉ है उसके मुताबिक अगर वो वर्कर्स वेलफेयर फंड बना काम कर रहा होगा तो फिर ये डिडक्शन मिलेगी। अगर जो सूबाई कानून है उसके मुताबिक वर्कर्स वेलफेयर फंड नहीं इस्टेब्लिश किया गया तो फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे इसमें एक वर्ड आएगा, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन करके बताओ हमें कि 60 के अंदर एक ट्रांस प्रोवेंशियल इस्टेब्लिशमेंट। आपने ये पूछा ही नहीं मुझसे, आप अभी उधर गए ही। तो ये 60 ये खत्म है। सर, तो जो आप कंपनियां बता रहे थे 18 किस्म की amendment। होती हैं, तो एक कंपनी है, एक इस्टेब्लिशमेंट है जो ट्रांस प्रोवेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है। ट्रांस प्रोवेंशियल इस्टेब्लिशमेंट। मैं जब जाता हूँ तो आप जाते हो, आप अक्सर मुझसे आगे होते हो, तो इसलिए मैंने समझा कि आज भी आगे होंगे। सर, आपके साथ अच्छा, तो अब आप बेहतर हो गए। तो जी ट्रांस प्रोवेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, इसमें यही लिखा हुआ है कि इनको फायदा नहीं मिलेगा, हैं जी। ट्रांस प्रोवेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, इनको वर्कर्स वेलफेयर फंड वाला डिडक्टेबल अलाउंस नहीं, हाँ शैल नॉट अप्लाई। तो मैंने इसलिए इसको नोट किया था कि अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि वो 4-5 नाम लिख दे, कंपनी, एओपी, इंडिविजुअल, ट्रांस प्रोवेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, इनमें से किसको वर्कर्स वेलफेयर फंड का फायदा नहीं मिलेगा, तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? ये है वो एमसीक्यू जिसे मैं आपको बताना चाह रहा था। और अब बात आ जाती है कि ये है क्या। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो एक से ज्यादा सूबों के अंदर काम कर रही है उसको क्या कहा जाएगा? जिसके जो लोकेशन है, जिसका काम फैक्ट्री वगैरह चल रही है वो एक से ज्यादा सूबों में चल रही है, तो उसको हाँ। तो ये जी, ये हमने 60 भी कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम 60B करते हैं। सिक्सटी बी में भी जी आप हमें बताएं कि एग्जैक्ट जो है टाइटल क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। जी? वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। अब इस सेक्शन में भी वो ये कह रहा है कि अगर जो कंपनीज है वो पैसा एनी अमाउंट अगर वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर देती है वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड के अंदर, तो फिर क्या होगा? डिडक्टेबल अलाउंसेस मिल जाएंगे, अलाउ होंगे
और उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। और अगेन ट्रांस प्रोवेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये फ़ायदा अवेलेबल नहीं होगा, ये बेनिफिट ट्रांस प्रोवेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा जी। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं 60C के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, 60C में एक तो परसेंटेज भी होगी, ठीक है, तो वो परसेंटेज आपने मुझे बतानी है और साथ में एक सैलरी भी लिखी होगी कि अगर एक बंदे की सैलरी इतनी है तो उसको इससे ज्यादा है तो फायदा नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। तो पहले तो हेडिंग बताओ जी इसकी, डिडक्टेबल अलाउंसेस डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर प्रॉफिट ऑन डेबिट, अलाउंसेस फॉर प्रॉफिट ऑन डेबिट, प्रॉफिट ऑन डेट। अब देखो बेसिकली इसको समझ लो, डिडक्टेबल अलाउंसेस, यही डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर व्हाट, फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। अभी प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंटरेस्ट को प्रॉफिट ऑन डेट का नाम दिया गया है। इंटरेस्ट की बजाय वर्ड क्या लिखा जा रहा है, जहां पे भी इंटरेस्ट होगा वहां पे लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन डेट। तो बच्चों यहाँ पे वो कुछ कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि एक इंडिविजुअल है वो कमाई कर रहा है, ठीक है, और उसको पास घर बनाने की गुंजाइश नहीं है, वो एक बैंक के पास जाता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, ठीक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, कहता है मुझे कर्जा दे दो, मैंने घर बनाना है, वो बैंक उसे कर्जा दे देता है और ये कर्जा लेकर घर बना लेता है। तो बैंक कर्जा फ्री में देता है, बैंक इंटरेस्ट लेगा, बैंक प्रॉफिट ऑन डेट लेगा। यहाँ इंटरेस्ट के अल्टरनेट वर्ड क्या यूज हो रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट। जिस बंदे ने कर्जा लिया वो जब प्रॉफिट ऑन डेट पे करता है, तो जब वो कमाई करता है तो जो प्रॉफिट ऑन डेट उसने पे किया है, कह रहे हैं डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो गया। पॉइंट समझ आ गई या नहीं आ गई, पहुंच गई है बात। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बंदा है, घर बनाना है, कर्ज लेता है, जब वो कर्ज लेता है तो बैंक फ्री में कर्ज नहीं देते, बैंक कहते हैं हम सूद लेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट का नाम ही तो प्रॉफिट ऑन डेट रखा जा रहा है। जब वो प्रॉफिट ऑन डेट लेंगे, ठीक है, तो जो पे करने वाला है वो कमाई कर रहा है, जब वो कमाई करता है तो जो उसने प्रॉफिट ऑन डेट दिया डिडक्टेबल अलाउंस उसको मिल जाएगा। यही है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। अभी मुझे वो बंदा बताओ उसकी ये वाली कमाई मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए फिर डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो जाएगा। ये वाली कमाई अगर उसकी 2 लाख तक है, सॉरी 20 लाख तक है, 2 मिलियन, अगर उसकी ये कमाई 2, ये याद रखिएगा पेपर में आने वाली चीज, कि वो कहेगा कि मुझे बताओ 60C जो है वो कितनी कमाई तक वाले बंदे के लिए अलाउ है, तो आप क्या जवाब दोगे, 2 मिलियन पर ईयर। अगर इससे ऊपर उसकी कमाई होगी तो डिडक्टेबल अलाउंस प्रॉफिट ऑन डेट का नहीं मिलेगा। ये पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई और पॉइंट है जी, नॉट एक्सीड 50% यस सर ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऑफ टैक्सेबल इनकम। लें जी, इसमें यही 2 पॉइंट थे, इसके अलावा इसके अंदर और कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा उसने कहा ये जो डिडक्टेबल अलाउंस है ना, ये कितना हो सकता है, ये कहते हैं ये सूद जो है ना, इसकी अमाउंट उसकी सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा फायदा, 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ अगर 20 लाख मेरी सैलरी है, मैं
घर के लिए कर्जा ले लेता हूँ, मुझे प्रॉफिट ऑन डेट की मद में कितना डिडक्टेबल अलाउंस मैक्सिमम मिल सकता है? बताओ। मैं दोबारा करता हूँ रिपीट अपना क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। मैं 20 लाख रुपया सैलरी कमा रहा हूँ, मैं घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेता हूँ, बैंक मुझसे प्रॉफिट ऑन डेट लेता है, मुझे जो मैं प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मैक्सिमम इस सैलरी के हिसाब से कितना डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ है मुझे? 1 मिलियन। 10 लाख। 50% मतलब जितना है उसका आधा। 50% क्या होता है? जितना है उसका आधा 50%। तो मैक्सिमम ये मुझे मिल सकता है। तो सेक्शन 60C इज ओवर। समझ भी आ गई है? सर इसने कहा है कि which is lower, जो कम होगा, not exceed 50% of मैक्सिमम की बात होगी। which is एक्चुअल lower. देखो ना, देखो बेटा वही बात, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअल मेरा समझे नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट में इतना पे कर रहा हूँ, एक्चुअल में कितना दे रहा हूँ? इतना, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मुझे फायदा कहाँ तक हो सकता है? इतना। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो इनमें से कम होगा Yes. फायदा तो उतना होगा ना। ये तो नहीं है कि मैं दे इतना रहा हूँ, मैं कहूँ 10 लाख के हिसाब से मेरी सैलरी कम कर दो, डिडक्टेबल अलाउंस दे दो, मैं सिर्फ 10 लाख पे टैक्स दे दूँ। ऐसा तो एफबीआर नहीं करने देगा, मुझे इंटरेस्ट तो तुम यार इतना पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी एफबीआर फायदा देगा आपको कम देगा, और जब भी बोझ डालेगा ज्यादा डालेगा। जब भी बोझ वाली बात आएगी अपनी याद रख लेना, पेपर में अगर आपको एक चीज नहीं आती, एक ट्रिक है कि आपको नहीं आती, एफबीआर की तरफ से कोई रेट लगने लगा है, वो दो चीजें बता दें, इसमें से वो कहेगा हायर है या लोअर है, तो आपने फौरन हायर की तरफ चले जाना है कि बर्डन एफबीआर डालेगा तो ज्यादा डालेगा। बर्डन मीन ज्यादा रेट लगा देगा, और जहां पे बंदे को फायदा होने लगा है तो वो फायदा दो चीजें सामने रख देता है, तो उसमें से फायदा वो कौन से वाला देगा? लोअर वाला देगा। तो ये ट्रिक आपने क्या करना है? अपने माइंड में हमेशा रखना है, सही। अच्छा, तो इसके साथ ही 60C इज ओवर। फिर मेरी फरद अब्बास मदद करेंगे आगे। 60 है। हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी। तो 60D में मेरी ये मदद करेंगे। देखिए एफबीआर कितना ख्याल करता है। एफबीआर डिडक्टेबल अलाउंसेस दिया उन्होंने कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ने की वजह से वो फीस देते हैं, तो फीस के हिसाब से भी हम आपको दे देंगे, डिडक्शन देंगे। चले, लेकिन उन्होंने कहा 3 बच्चों तक देंगे, ठीक है, इससे ऊपर जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। चले 60D। अच्छा, तो 60D जो है जी, टाइटल बताओ। Deductible allowance अलाउंस for education purpose. डिडक्टेबल अलाउंस फॉर Education. एजुकेशन Expenses. एक्सपेंसेस। यार ये वही डिडक्टेबल अलाउंस है जिसने माइनस होना है आपकी वो सारी कमाई को इकट्ठा करने के बाद। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की स्कूल के अंदर ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, सारी फी नहीं, ट्यूशन फी यही लिखा हुआ है, हाँ जी, ट्यूशन फी लिखा हुआ है, Yes, sir. हाँ जी। तो आप अपने बच्चों की स्कूल की फी अभी आप लोगों के, तो मैं तो पे कर रहा हूँ ना, मुझे पता है, तो वो मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस लिखे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे एक ट्यूशन फी का भी एक हेड होता है, उसके अंदर उसके सामने कुछ फी लिखी होती है। तो टोटल फी का जो पार्ट है ट्यूशन फी वाला, वो ट्यूशन फी जो है आप पे करते हो, तो उसका आपको डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो मिल सकता है। अब लड़ाई हो जाएगी कि जो स्पाउस है, मियाँ साहब कहेंगे मैं लेता हूँ, और फीमेल जो होंगी वो कहेंगी मैं लेती हूँ ये फायदा, तो बताएं किसको फायदा मिलेगा? जी फरद अब्बास साहब देखिए बगैर बताएंगे आप। सर बीवी को मिलेगा। चलो तो बेटा एक बात ही है, दोनों में से कोई भी ले सकता है, ठीक हो गया जी। तो पढ़ा नहीं अरे घर में फायदा जाना है, बट हमने इसको चले इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एनी
एनी ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट में से कोई भी जो है वो ट्यूशन फी जो है उसको डिडक्टेबल अलाउंसेस के हिसाब से वो क्या कर सकता है, वो डिडक्ट करवा सकता है अपनी कमाई को इकट्ठा करने के बाद। अच्छा आप मुझे बताओ कि यहाँ पे भी 2% दी गई हुई है, एक 5% है, जी सर 25% जी, 25% ऑफ taxable income of for the year. टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, और दूसरा कितनी अमाउंट लिखी हुई है, 60,000 with the number of children. 60,000 पर चिल्ड्रन, ठीक है। तो आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो नहीं लिखा हुआ, Of तो the मैं individual. हाँ Of the individual. हाँ तो लेकिन मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली वो 3 तक का देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, मुझे बताओ कि आपकी कमाई जो है वो अच्छा यार ये 5% का वर्ड ये जरूर सर होना ये चाहिए। चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे ना देखो यहाँ पे होगा 5% किसका, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी का ट्यूशन फी का, वही ठीक है। मैं यही कह रहा था 5% खा रहे हैं आप लोग, ट्यूशन फी का 5%, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या पर चिल्ड्रन 60,000, इन तीनों में से जो कम होगा यही है जी लोअर ऑफ। अब वो फायदा देने लगा है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस में भी ट्यूशन फी की तरफ जा रहा है, तो 5% ट्यूशन फी का, 25% टैक्सेबल इनकम का या 60,000 पर चिल्ड्रन, इन तीनों को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जो सबसे कम होगा उसको डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर दिया जाएगा। तो आज हमने जी डिडक्टेबल अलाउंसेस के 5 सेक्शंस और सेक्शन नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह फरज साहब की मदद से, सर एक चीज मिस की है, हाँ जी बता दो, 1.5 मिलियन रुपए की बात हो रही है, सैलरी जो है, हाँ तो ये फायदा किसको मिलेगा, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है जी। क्या कहते हैं, एक बंदा करोड़ रुपया कमा रहा है, एक बंदे की कमाई ये वाली 20 लाख नहीं है, उसकी 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 10 मिलियन है, ठीक है। तो क्या वो इतना माड़ा है कि उसको डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशन वाला दिया जाए, नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा, फरज साहब ने अगेन हमारी मदद की और उन्होंने हमें बताया कि अगर जो कमाने वाला है उसकी इनकम 15 लाख तक है, 15 लाख तक है, तो फिर इन 3 को कैलकुलेट किया जाएगा, इनमें से जो इसमें से कम होगा उतना यहाँ पे फायदा दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो पेपर में पूछ लेता है कि एक बंदे की कमाई है 16 लाख, तो क्या 60D का फायदा ले सकता है, नहीं लेना, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। चलो अब जी इजाजत है जी, आप पूरा है, चलो आप, क्योंकि फरज साहब की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। सर सॉरी, यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट बन रहा है मेरे मन में, हाँ जो आपने बोला कि इन तीनों चीजों में से लोअर, मैंने बोला लोअर, एक बेटा हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। ट्यूशन फी बन गई जी लेट्स सपोज 2 लाख रुपए, 2 लाख का 5% निकालो, कितना बनेगा 5%, 10,000 बनेगा ना, 10,000, ठीक। आपकी कमाई है 10 लाख, चलो यहाँ 10 लाख कर लो क्योंकि 20 लाख पे तो ये अप्लाई नहीं होगा ना, 10 लाख कमाई है, 10 लाख का 25% 2.5 लाख, चलो जी 2.5 लाख, और चले, और ये 60,000 हो गया। इन सब में लोअर क्या है 10,000, तो बेटा ये वाला यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। पॉइंट समझ आ गई जी। तो ये 3 क्राइटेरिया लिखे, मिलेगा किसको, जिसकी 15 लाख या इससे कम है, 15 लाख से 15 लाख 1 रुपया होगी, तो फिर ये वाला फायदा 60D वाला नहीं मिलेगा। इस तरह 60C वाला फायदा अगर आपकी कमाई 20 लाख से क्रॉस कर दी वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और 60B जो है ट्रांस प्रोवेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा, और 60A किसको नहीं मिलेगा, ट्रांस प्रोवेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा, और 60 किसको नहीं मिलेगा ज़कात वाला फायदा,
जो ज़कात एक्ट अशर ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक ज़कात नहीं देगा। तो हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस जो अल्हम्दुलिल्लाह 5 थे वो पूरे हो गए, इंक्लूडिंग सेक्शन 9। तो 6 सेक्शन तो पढ़ के लिए हम। जी सर। चलें आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10। हाँ जी, तो सेक्शन 10 जो है, अगर मैं आपको लिखूं, वैसे इसको हम ना एक उसे क्या कहते हैं, किस सूरत में लिख लें, इक्वेशन की सूरत में लिख लें। सेक्शन 9 को इक्वेशन की सूरत में लिखें तो सेक्शन 9 कुछ इक्वेशन की सूरत में कुछ इस तरह बनेगा। टैक्सेबल इनकम is equal to अगर वो मुझे एफपीएससी का ना पेपर बना के दो जी ठीक है, तो मैं बड़ा ही टेक्निकल पेपर दूंगा, सिर्फ वो बच्चा पास हो जिसको समझ अच्छी हो। इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये लिख देता हूँ। जी सो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस। कोई मुझे सेक्शन 9 क्या है जी सर? सेक्शन 9 है इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, दिस इज द सेक्शन 9। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 10 की। तो अगर मैं लिखूं सेक्शन, पहले तो ये बात है सेक्शन 10 डील्स विद टोटल इनकम। डील्स विद व्हाट? टोटल इनकम। टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अगर इसको मैं इक्वेशन की सूरत में लिख दूं आपको, इसको मैं रिप्रोड्यूस कर देता हूं। इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स जमा प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? टोटल इनकम। दिस इज टोटल इनकम। साहब जी सर। आपने डिप्टी कमिश्नर साहब को जाके बताना है, आपने पूछना है कि आप कि कैसे पूछोगे मुझे ये तो बताओ। उस्मान भाई कल आपने मुझसे क्वेश्चन किया, आज मैं आपसे करता हूँ, मुझे बताओ इक्वेशन की सूरत में बताओ सेक्शन 10 क्या है? पूछोगे आप? आपने कहना राठौर साहब बताओ मुझे कि टोटल इनकम इज इक्वल टू व्हाट। इक्वेशन में बताना है कि ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं, मुझे इक्वेशन की सूरत में बताओ। ठीक है ना? चले, उन्होंने टेस्ट लिया, तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेहनत कर रहा है और कोयटा के हिसाब से तो इसको जीत जाना चाहिए। ठीक है ना? तो कोयटा के हिसाब से आप ठीक हो, पंजाब के हिसाब से यहाँ मेरिट कुछ और होगा, कोयटा की सीट का मेरिट कुछ और होगा। तो कोयटा के हिसाब से थोड़ी सी और मेहनत कर लो तो आप ले जाओगे सीट। ठीक है ना? तो लेकिन थोड़ी कर रहे हो आप मेहनत, मैं बता रहा हूँ। आप बॉर्डर पे खड़े हो, आप बॉर्डर पे खड़े हो, इस तरफ भी गिर सकते हो और कामयाबी वाली साइड में भी गिर सकते हो। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करो। ठीक है? आपको इशू आ गया तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। अच्छा जी, तो ये यही है सेक्शन 10। सेक्शन 10 यही है। क्या सेक्शन 10 डील्स विद व्हाट? टोटल इनकम। सही? अच्छा, सेक्शन 10 में क्या है? तमाम हेड्स की इनकम और एग्जाम्पल जमा एग्जेम्प्ट इनकम। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, इज एफटीआर इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम? टोटल तो सारी होती है ना, तो टोटल के अंदर क्या एफटीआर की इनकम आती है? एफटीआर क्या है? तब आप ये इस पे मुझे सर आपने तो एफटीआर पढ़ाया ही नहीं, फाइनल टैक्स वाली, वो टोटल इनकम में आती है? नहीं आती। तो याद रखिएगा कि अगर वो एमसीक्यू कह देता है तो कहना है कि एफ, वो कहते हैं व्हिच इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, एग्जेम्प्ट इनकम, एफटीआर इनकम, नन ऑफ द अबव। तो किस पे टिक करोगे? एफटीआर इनकम। एफटीआर वाली इनकम। एफटीआर वाली इनकम जो है उस पे जो है हम
टैक्स टैक्स नहीं, टोटल इनकम। ठीक हो गया। चलो अब मुझे आने दो, ये पढ़ लीजिए 11। सेक्शन 11 वो वही हेड्स ऑफ इनकम। अभी उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, आपने तो मालिक लेके आपसे क्वेश्चन होगा आपकी। ये बताओ कि मुनाफा कब होगा, लॉस कब होगा? सर मुनाफा इनकम कब होगी, इनकम कब होगी, ठीक है, और लॉस कब होगा, ये क्वेश्चन है। चलो सेक्शन 11 में बता रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 वी नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 10 11 सेक्शन 11 तक पहुंच गए। 11 है सर। ये तो खत्म हो गया ना अच्छा, सेक्शन, total income ये खत्म सेक्शन हो गया। खत्म हो गया। ठीक है सर। अब हम हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 ओवर, सेक्शन ओवर 11 डील विद व्हाट, हेड्स ऑफ इनकम। अभी मैं सेक्शन 9 को नहीं पढ़ा सकता था, क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 के अंदर इसका इंग्रेडिएंट जो है, जिसके जो मैंने इसके अंदर डालना था वो तो ये लिखे हुए थे इसमें, तो उसके बगैर, इसको डिस्कस किए हुए बगैर मैं ये कैसे पढ़ा देता। ठीक है, अब मुझे बताओ सेक्शन 11 इसके मुताबिक इनकम कब होगी, लास्ट क्या होगा? अभी फरद अब्बास साहब आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। अशरफ चलें जी। सर इसमें ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट में से एक्सपेंसेस निकाल के इन्वेस्टमेंट में से जो कमाई इन्वेस्टमेंट होती है, इनकम में से हाँ हाँ, एक्सपेंसेस निकाल के अगर वो बचता है तो वो सर इसमें शेयर परचेज का नहीं उसने सही कह दिया, पहले इन्वेस्टमेंट कह रहा था, उसने फिर अपने वर्ड को चेंज किया, उसने कहा कि आपकी जो इनकम होती है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स, जब इनकम होती है उसमें से डिडक्शंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात नहीं कर रहा, डिडक्शंस, अगर डिडक्शंस कम है, इनकम ज्यादा है, तो क्या कमाई नहीं होगी? लाइक देखो, पैसा आ रहा है सेल्स करके 10 लाख, इसके लिए डिडक्शंस क्या होती हैं? इसको करने के लिए जो खर्चे आए, तो डिडक्शंस डिडक्शंस हो गई हैं 8 लाख। अगर डिडक्शंस कम है, छोटी हैं पैसा आने से, तो क्या इनकम नहीं होगी? अगर डिडक्शन जो है वो 18 लाख है और ये कमाई हुई है, तो फिर क्या लॉस नहीं होगा? तो जब डिडक्शंस बड़ी होंगी, आपका इनफ्लो कम होगा, इसे क्या कहा जाएगा? लॉस हो गया है। और जब डिडक्शंस छोटी होगी, आपका जो इनफ्लो है वो ज़्यादा होगा, तो क्या कहा जाएगा? इनकम हो गई है। अभी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ से आ रहे हैं हम। यही सेक्शन 11 एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करता है, ये हमें बताता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 11 में बताया जाता है कि आपको हम बताते हैं, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन होता है जी? जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में रहता है, जानमक्सी में रहता है, उसको रेजिडेंट कहा जाता है। ऐसे ही है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसको रेजिडेंट नहीं कहा जाता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेजिडेंट की एग्जाम्पल कुछ और है, ठीक है, और इसके अंदर नॉन रेजिडेंट की एग्जाम्पल कुछ और है। एक बंदा लाहौर का रहने वाला है, वो पाकिस्तान से चला जाता है, इंग्लैंड में रहना शुरू कर देता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर वो खास मुद्दत 1 साल के अंदर पाकिस्तान में नहीं रहता, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। अब हम अभी वो बंदा की बात की, तो बंदे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 3 तरह के हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जब मैं इसको एंड करूंगा तो आपको बता दूंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है,
ठीक है, सैलरीड पर्सन की डेफिनेशन भी करानी है। हाँ वो भी करा देते हैं। अच्छा चलो वो इसको करा के फिर आगे जाते हैं। अब देखो एक बंदा सैलरी इनकम ले रहा है 10 लाख, ठीक, और उसको अदर सोर्स से इनकम आ जाती है लेट्स सपोज 1 लाख, टोटल मिल जाता है 11 लाख। अब मैंने मालूम करना हो कि इसकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है इसमें से सैलरी इनकम का हिस्सा कितना है, तो मैं कहूँगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे कुछ परसेंटेज का पता चल जाएगा। तो बताओ जी ये परसेंटेज कितनी बनती है, बताओ निकाल के। ये सैलरी वाली और ये दोनों को मिला के बताओ परसेंटेज क्या बन रही है। 90%। 90%, इसका जवाब है 90%। अब मैं करता हूं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई। अब मैं करता हूं कि सैलरी से कमा रहा है 10 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो जाती है 10 लाख, ठीक। अब टोटल कितना बन गया 20 लाख। अब मैं कहता हूं कि सैलरी, इसमें से सैलरी की परसेंटेज कितनी बनती है, बेसिकली सैलरी की परसेंटेज निकाली थी टोटल में से, सही। अब मैं कहता हूं कि सैलरी मैं ऊपर रखता हूं और 20 लाख को मैं नीचे रखता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 50,000। अब सॉरी 50%, यस सर। 50%। मोहतरम याद रखिएगा कि जो परसेंटेज है अगर ये 75% या अबव आए इस तरीके के साथ तो वो सैलरी पर्सन होगा, और अगर अगर 75 से कम आ जाए, जैसे ये 50% आ गई, तो ये सैलरी पर्सन नहीं होगा, और जो रेट ऑफ टैक्स हम शेड्यूल में जाके लगाते थे वो नॉन सैलरीड वाला लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? 75% को याद रखिएगा कि जो टोटल जो इनकम बन रही है उसमें से जो इनकम बन रही है उसमें से जो सैलरी का रेशियो है अगर वो 75% या इससे ज्यादा है तो वो बंदा सैलरीड पर्सन है, और अगर 75 से कम है तो वो क्या है, नॉन सैलरीड है। तो ये आपको बताना है। अच्छा, अब वो कह देगा 75%, अब वो पेपर में करने लगा। आप बताना, मैं आपको पेपर में बताने लगा हूँ कि अब वो कहता है कि मुझे बताइएगा कि एक इंडिविजुअल है उसकी सैलरी की परसेंटेज जो बनती है टोटल इनकम में, परसेंटेज जो बन रही है टोटल इनकम में वो 75% है। क्या इसको कहा जाएगा ये सैलरीड पर्सन है? 60% है टोटल इनकम में, क्या इसे कहा जाएगा सैलरीड पर्सन है? 50% है, क्या इसे कहा जाएगा ये सैलरीड पर्सन है? और 30% है टोटल इनकम में, क्या इसे कहा जाएगा सैलरीड पर्सन? इसमें से सही आंसर बता दीजिए। 75, कौन कौन कहता है कि 75% ठीक है? जी आप क्या कहते हैं सूफिया? 75 ठीक है। उस्मान आप क्या कहते हो? सर सारे गलत हैं। सारे गलत हैं। आप क्या कहते हो जी? हाँ 60% है। यार आप ना ऐसे ना करो, अभी तो मैं 75% बता रहा हूँ यार निकाल के, ठीक है। या कहो कि सैफ ये कहो कि सर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, और अगर ठीक है तो ये हो सकता है, बाकी कोई ठीक नहीं हो सकता। वो इसलिए कि 75% तो अभी मैंने निकाल के बताया। आप बताओ जी 75 जी। तो मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं है। बासठ का कुछ नहीं है। आप बताओ जी रोहन। रिपीट करने हाँ रिपीट कर क्वेश्चन। आपका हम मैसेज चला देते हैं अभी अभी बताओ जी। मुझे भी समझ नहीं आई। अल्लाह के बंदो याद रखना, परसेंटेज तो सही कह गया, आगे यहाँ टोटल इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम है। तो नीचे उसने नॉन ऑफ की बात कह दिया ना, तो उसकी तरफ चले जाना ही मे डिसीव यू।
कि 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम अगर होगा, टैक्सेबल इनकम का वर्ड लिखा होगा तो फिर करेक्ट होगा, टोटल इनकम लिखा होगा तो इनकरेक्ट होगा। समझ आ गई जी? चलो मेहनत करो। और आज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया। Yes, sir. काफी टफ है सर ये ITO। अभी अगर टफ है ना, काफी इजी है। अभी अगर ये टफ है आगे ना, तो वो इसके फार्मूले अभी तो टफ आना है। APA 20% The most complex law. न्यूटन का चेक कर लेना। मुझे So dear student, today alhamdulillah 9, 10, 11, 60, 60A, 60B, 60C, 60D और with some other concepts हमने आगे लिए। ठीक है, चलें, see you tomorrow जी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कल